तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर को सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक्स चैप्टर को अच्छी तरह से समझा हुआ है। तो अगर आप सीधे डिटर्मिनेंट पे पहुंच रहे हैं और आपने मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा तो मेरी आपको यही सलाह है कि पहले आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप डिटर्मिनेंट को समझ सकते हैं। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स चैप्टर के जो भी लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम में 4 से लेकर 8 नंबर तक का आता है। कभी कभी 4 नंबर का एक ही सवाल आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का, इस तरीके से। तो 4 से लेकर 8 नंबर तक का ये चैप्टर एग्ज़ाम में आएगा। तो इसकी एक्सरसाइज जो 4.1 है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर हम इजीली एक्सरसाइज को और चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को समझते हैं कि होता क्या है डिटर्मिनेंट आखिर। तो मतलब सोल्व तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए ना कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर हम उसको एक नंबर दे दें, वो नंबर रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो वो जो नंबर उस मैट्रिक्स को दिया जाएगा उसे कहा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है कुछ भी इस तरह का और आप उसे कोई नंबर दे देते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी नंबर देंगे, कैलकुलेशन के हिसाब से उसको एक नंबर मिलेगा 2, 3, 4 कुछ भी। ये नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स को दिया गया जो नंबर है उसी नंबर को मैट्रिक्स का क्या कहा जाएगा, डिटर्मिनेंट कहा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की ये डेफिनेशन है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ जो नंबर होता है उसको दिया जाने वाला नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, क्या होता है, वो आगे हमें धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा ध्यान से देखना चाहिए, बीच में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में आप छोड़ेंगे कुछ तो आगे का आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल में आपको एक मैट्रिक्स ए दिखाई दे रहा होगा जो कि क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा उसको इस तरह से शो किया जाएगा, ए लिखेंगे और इस तरह से जैसे मॉडुलस लगाया करते थे, मॉड का साइन होता था, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। और मैट्रिक्स के दोनों तरफ ये जो ब्रैकेट होते हैं इनको हटाकर इस तरह से साइन लगाया जाएगा। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे किया जाता है ये अभी हम अगले पेज पर समझेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दिया गया नंबर वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसी नंबर को क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, इस तरह से बोला जाता है डैट ए। मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो कहोगे डैट ए। कोई मैट्रिक्स बी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कहोगे डैट बी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, फॉर मैट्रिक्स ए दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको कैसे रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। कोई भी इसे मॉडुलस कहने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये मॉडुलस नहीं होता, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट केवल किसका हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। ये आपने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होते क्या है, जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2/2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 1/1 एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन 2/3 ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप केवल किसका निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनका।
तो इस पेज पर हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्लियर करी है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दिया जाता है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है, हम इसका डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके दोनों तरफ ऐसा साइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स के भी ब्रैकेट हट के इस तरह का साइन लग जाएगा और कहा जाएगा डेट ऑफ ए, ठीक है। और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है और इसको हम कभी भी मॉडुलस रीड नहीं करेंगे, इसको हम क्या रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब अगले पेजेस पर देखते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखना चाहिए, कोई भी चीज़ बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ आप छोड़ेंगे तो उससे आपको आगे की चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप ऐसा तो कर सकते हैं कि वीडियो को रोक के फिर बाकी बची हुई वीडियो बाद में देख सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो हमेशा देखनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर। तो अब हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट 1 में कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 होता है, यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो ऐसे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये साइन लग जाएगा डिटर्मिनेंट का और ब्रैकेट हटा के बस ऐसे आ जाएगा। इसको मैं एक और एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो बी है एक मैट्रिक्स जिसके अंदर एक एलिमेंट है 2। तो ये जो मैट्रिक्स है, पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से, डेट बी, बोलेंगे इसको क्या, डेट बी, और डेट बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस। और कुछ नहीं करना इसमें। आप ये सोच रहे होंगे और इसमें कुछ होगा, तो कुछ नहीं होना। ये मैट्रिक्स था और ये उसका डिटर्मिनेंट है। और देख लो सी में मान लो 3 लिखा हुआ, तो जो डेट सी होगा, डेट सी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, वो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। एक्सरसाइज पर जाने की जल्दी बिल्कुल मत करिएगा, बेसिक चीज़ों को पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। चलो खैर, तो ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकल जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं करना होता, बस ब्रैकेट हटाओ और ऐसे लिख दो और इसके दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। अगले 5-6 मिनट तक हम इसी को ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले तो हमने इसके दोनों तरफ इस तरह से साइन लगा दिया, डेट ए लिख दिया, ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें A11 की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, A11 इंटू A22, फिर लगाएंगे माइनस हमेशा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई उसमें करेंगे A21 इंटू A12, ठीक है। तो जो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ब्रैकेट हटा के पहले आप ऐसे लिखेंगे और फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी इसमें होगी उसके बाद इसकी इसमें होगी। अगर आपने पहले इसको करने के बजाय इसको कर दिया तो आपका गलत माना जाएगा, पहले आप ऐसे आएंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो अभी हम क्या समझने जा रहे हैं, ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने थियोरेटिकली देखा, प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। देखो ये जो तुम देख रहे हो ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। तो कुछ खास नहीं है, बस पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, फिर माइनस लगाओ, फिर -1 की 4 में कर दो, -1 इंटू 4, ठीक है। बीच में माइनस ही रहेगा हमेशा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4, कितना आ गया 8। तो इस तरह से बड़ी आसानी से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर को शुरू से ध्यान से समझते हुए चलेंगे, सब चीज़ें आसान लगेंगी, लेकिन एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें समझनी है, पूरी वीडियो को ढंग से देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा, इनकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इनकी मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, ठीक है। x की x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, x प्लस 1 में, ठीक है। तो x²
ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट मत हटाइएगा अभी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मतलब उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो किसी भी मैट्रिक्स को दिया जाता है। वो नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो रियल नंबर तो ऐसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, ऐसे कि ए प्लस आयोटा बी वाले, याद है ना 11th में जो था। तो इस तरह के नंबर भी हमारे सामने आ सकते हैं, जब हम आगे सवालों करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है समझ आ गया ना। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगाओ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ऐसे निकल जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। समझ आ गया हो, आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब जो सबसे ज़्यादा ध्यान से समझने वाली चीज़ है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 या ऑर्डर थर्ड भी इसको कह सकते हैं। तो जो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है और इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम इसका जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द टर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो अगर हम किसी थर्ड ऑर्डर के ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसमें, सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसको किसमें, सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कहा जाएगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं सवाल में इस्तेमाल होने वाली वो हमें पता लग जाती है। तो जब भी हम किसी थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना अलोंग अ रो और कॉलम। डिटर्मिनेंट को आप रो और कॉलम किसी के भी अलोंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेम वैल्यूज आएंगी। तो ये तो थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये, क्योंकि थ्योरी में कुछ समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल करते हैं तभी समझ में आता है। चलो खैर, अब देखो, तो हमारे सामने एक मैट्रिक्स है ये जो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स दे रखा है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से जरा देखिए। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह से लिखेंगे, डेट ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट हट जाएंगे और डेट का साइन लग जाएगा 1 2 4 -1 3 0, बड़े ध्यान से देखते रहिए, 4 1 0, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करना होगा सॉल्व करने के लिए। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। फिर 2 लिखेंगे। बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम माइनस ही क्यों लगाते हैं, प्लस क्यों नहीं लगाते, उसका भी अभी बताऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है। 2 लिखा, तो 2 लिखने के बाद फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस लगेगा, फिर 4 आएगा, फिर इस तरीके से डिटर्मिनेंट के साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इनके अंदर में लिखना क्या है, तो जैसे हमने 1 लिखा है बाहर, तो 1 के अलोंग जो रो है और जो कॉलम है उसको हटाने के बाद जो बचेगा वो लिखा जाएगा 3 0 1 0, ठीक है। इसी तरह से 2 लिख रखा है, 2 के साथ क्या लिखें, तो 2 के अलोंग जो कॉलम है और जो रो है उसको हटाने के बाद बचेगा -1 0 4 और 0। इसी तरह से 4 के अलोंग कॉलम और रो को रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, -1 3 4 और 1। तो अगर हमें थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो पहले उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसमें, सेकंड ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट हैं उसमें, ठीक है। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं देख लिया ना।
1 लिखेंगे, फिर उसके अलोंग रो और कॉलम को रिमूव कर देंगे, बाकी बच्चा हुआ लिखेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, उसके अलोंग रो और कॉलम को रिमूव करके बाकी लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 लिखेंगे, उसके अलोंग कॉलम को रो को हटा के जो बचा वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 1 से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है ये आपको अभी पिछले पेज पर बताया गया था। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 के 0 में 0 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, 1 के 0 में 0 आ जाएगा, ठीक है। -2 -1 के 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 4 के 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। सब जगह 0 ही आता जाएगा। अब आती है बारी 4 की, ठीक है। 1 की इसमें करेंगे -1 आएगा, माइनस आएगा, फिर 4 3 जा 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा, इधर भी पूरा 0 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा 4, और ये हो गया -13, ठीक है। 13 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो -52 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, इस रो के एलिमेंट लिए थे सिर्फ, देखो 1 फिर 2 और फिर 4। तो क्योंकि हमने इस वाली रो के अलोंग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। रो 1 के अलोंग हमने एक्सपेंड किया तो R1 लिख दिया, ठीक है। हम अपने डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको सेकंड ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी रो के अलोंग उसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी आंसर -52 आया है। अभी मैं इसको सेकंड वाली जो रो है उसके अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, फिर देखता हूँ आंसर -52 आता है या नहीं आता। सवाल समझते समय बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे कि जैसे यही वाला सवाल कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, और भी बहुत सारे सवाल होते होंगे दिमाग में। तो उसके जवाब पाने के 2 तरीके हैं। एक तो सभी चीज़ों को ध्यान से एंड तक देखते रहिए, जो भी थोड़ा बहुत दिमाग में सवाल रह जाता है उसका जवाब आगे आने वाले सवालों में मिल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप मुझे कमेंट्स में लिखा करें या फिर व्हाट्सएप में मैसेज भेजा करें अपने सवाल पूछने के लिए। तो वीडियो के एंड में मैं आपको सारे फ़ोन नंबर वगैरह देता हूँ, तो आप उसमें भेज सकते हैं। तो फिलहाल हम इस डिटर्मिनेंट पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अभी हमने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाली, -52 आई। डेफिनेशन एक बार फिर से समझते हैं। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो किसी भी मैट्रिक्स को दिया जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स था इसको क्या नंबर मिला इस बार, -52, और हमने किसके एक्सपेंड किया अलोंग R1 के। अभी मैं अगले वाले में मतलब इसको दोबारा से करने वाला हूँ R2 के अलोंग एक्सपेंड करके, ठीक है। फिर हम इसको C1 और C2 और C3 इनके भी अलोंग एक्सपेंड करके देखेंगे इसका आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सपेंड करते समय उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बाकी बचा हुआ अगले पेज पर देखिए। चलिए खैर, तो उस डिटर्मिनेंट को मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अभी इससे पहले जब हमने इसको फाइंड किया था, इसका डिटर्मिनेंट निकाला था इस मैट्रिक्स का, तो वो -52 आया था। हमने रो 1 के अलोंग उसको एक्सपेंड किया था। अब हम इसको रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करके ये देखेंगे कि इस बार फिर से आंसर -52 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो हम इस पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम इस पर 1-2 एक्सपेरिमेंट और करेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं किसी भी सवाल पे उनको ध्यान से आप देखा करें। ये ना सोचा करें कि एक बार आंसर निकल गया तो अब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम किसके अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, R2 के। एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ठीक है। और क्योंकि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस तरह से लिखेंगे 1 2 4 -1 3 0 4 1 और 0, ठीक है। तो R2 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये R2 है, तो इसका पहला एलिमेंट -1 है, उसको लिख दिया, ठीक है। और इसके अलोंग
जो रो और कॉलम है उनको रिमूव करके क्या मिलेगा, 2410, 2410। ठीक है, तो दूसरा जो एलिमेंट है वो 3 है, इस रो का दूसरा एलिमेंट 3 है, उसको लिख दिया। और उसके अलोंग जो रो और कॉलम है उनको रिमूव करके मिलेगा 1440, 1440 और 0। ठीक है, इसके बाद तीसरा एलिमेंट 0 है, उसके साथ अब तुम कुछ लिखो चाहे ना लिखो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। तो 0 के अलोंग रो और कॉलम को हटाने के बाद 1 2 4 1 बचेगा, 1 2 4 और 1। ठीक है, अब हमें इनके आगे साइन लगाना है, यहाँ क्या साइन लगेगा, यहाँ क्या साइन लगेगा, वहाँ पे क्या साइन लगेगा। तो अभी मैं पिछले पेज पे इसको डिस्कस भी कर रहा था कि इन साइन के बारे में पता कैसे चलता है। तो देखो -1 जो एलिमेंट है, -1 इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है, ये है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से हमें जो नंबर मिलेगा वो 3 मिलेगा, 3 एक ऑड नंबर है। तो जब भी आपको ऑड नंबर मिलेगा तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और जब भी कभी इवन मिलेगा तो उसके आगे प्लस लगाएंगे। अब जरा इस 3 को देखो, 3, तो 3 जो है वो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो इस बार मिला 4, 4 है एक इवन नंबर, इवन है तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, आमतौर पर ऐसा होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, फिर माइनस होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ये 0 कौन सा एलिमेंट है, 0 है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो कितना आ गया, 5, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। तो उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अब कब आप प्लस लगाएंगे और कब माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं, ऑड आ रहा है तो माइनस लगेगा, इवन आ रहा है तो प्लस लगेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑड के लिए माइनस और इवन के लिए प्लस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, इसलिए बड़े ध्यान से सब चीज़ों को देखा करें। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 लिखने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं सीधा इसी को सॉल्व करता हूँ। 2 की 0 में करेंगे 0, 4 की 1 में करेंगे 4, और बीच में यहाँ तो हमेशा माइनस ही लगेगा। ठीक है, +3, 1 की 0 में करेंगे 0, 4 की 4 में करेंगे 16, माइनस 0 इस पूरे को 0 बना देगा, यहाँ से कुछ भी आएगा उसका 0 ही बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये बचा माइनस का 4, ठीक है, प्लस 16 3 जब 48 माइनस का, उसके बाद -4 और प्लस माइनस माइनस 48, तो ये हो गया कितना, माइनस का 52। पिछली बार जब हमने एक्सपेंड किया था R1 के अलोंग तब भी आंसर -52 आया था, अब हमने R2 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, अब भी आंसर क्या आ चुका है, माइनस का 52। अब हम इसको कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके देख सकते हैं, C1 के, C2 के, C3 के। तो मैं इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड करके देखता हूँ क्या दोबारा से आंसर 52 आता है या नहीं आता। आप में से जो लोग बोर हो गए वो वीडियो बंद कर दीजिए, अगर जिनको लगता है कि एक ही सवाल पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बाकी लोग देखते रहिए। तो आप C1 के, C2 के और C3 के अलोंग भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। मैं इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा। C3 के अलोंग एक्सपेंड करने की एक वजह ये भी है क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा ज़ीरो दिखाई दे रही है। ऐसा कोई भी कॉलम या रो जिसमें हमें ज़्यादा जीरो दिखाई देते हैं, जब हम उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो हमें कैलकुलेशन बहुत ही आसान पड़ती है, बहुत ही ईजी हो जाता है हमारा सवाल। ठीक है, तो मैं करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, इधर साइड में ही कर देता हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या, C3 मतलब ये वाला, इसके अलोंग हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इसके अलोंग एक्सपेंड करने से फ़ायदा ये मिलेगा क्योंकि 2 जीरो हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो आगे जब भी आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने को मिले
तो आपकी मर्जी होगी, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं और उसके अलोंग ही करिएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिले। ठीक है, वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा यही आएगा इसका। ठीक है, तो C3 के अलोंग मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, 4 है। ठीक है, उसके अलोंग रो और कॉलम को रिमूव करके -1 3 4 और 1 बचा, -1 3 4 और 1। ठीक है, उसके बाद 0 है, 0 के साथ कुछ भी हो सब 0 ही हो जाना है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ एज अ फॉर्मेलिटी। 1 2 4 1 1 2 4 1। एग्जाम में आप चाहें तो इसको पूरे को 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर तीसरा एलिमेंट भी 0 है, ये वाला। इसके अलोंग रो और कॉलम को रिमूव करके 1 2 -1 1 2 -1 और 3 मिल गया। अब इनके आगे साइन देखते हैं क्या लगेंगे। ये है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी कि 1 + 3 1 + 3 मतलब 4 यानी कि E1 यानी कि प्लस लगेगा इसके आगे। इसको देखो, ये है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 2 + 3 5 यानी कि ऑड माइनस। ये है थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 3 + 3 यानी कि 6 यानी कि E1, तो क्या लगेगा इसके आगे, प्लस। तो E1 आता है तो प्लस लगाएंगे, ऑड आता है तो माइनस लगाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। 4 आ गया, 1 की इसमें करेंगे -1 आएगा, 4 3 12, और बीच में यहाँ तो हमेशा माइनस ही आता है, यहाँ कुछ नहीं सोचना है, ये सब 0 हो जाएगा, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 माइनस का 13, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, -52। तो मैंने आपको थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको अलग अलग तरीके से करके दिखा दिया है। एक बार मैं आपको फिर से सारी चीज़ें रिपीट करवा देता हूँ। तो थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका जब डिटर्मिनेंट निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है एक्सपेंशन, नोन एज एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसे हम रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अभी हमें जो मैट्रिक्स दिया गया था उसे हमने पहले R1 के अलोंग एक्सपेंड करके देखा, उसके बाद R2 के अलोंग एक्सपेंड किया, उसके बाद C3 के अलोंग एक्सपेंड किया, और देखा हर बार आंसर क्या आया, सेम आया। तो इससे ये प्रूव होता है कि चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर के जब मैट्रिक्स को एक्सपेंड किया जाता है तो उसको सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद है कि थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना आपको आ गया होगा। अब आप आसानी से पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर सकते हैं खुद भी। तो आगे मैं एक्सरसाइज समझाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आप उसको मेरे ख्याल से खुद करके देखिए, उसके बाद वीडियो देखकर अपने सवालों को मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अब शुरू होती है एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, क्योंकि हमने इससे पहले की सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अब हमें सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ये जो पहला वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके ना खुद ही आंसर निकाल लेना। मैं इसको सॉल्व करके दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत बड़े बड़े सवाल अभी करवाए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को फिर भी दिखा देता हूँ करके, देख लो। और जिन्होंने करके देख लिया वो अपने आंसर मिला लो यहाँ से। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, बीच में यहाँ पे माइनस ही आएगा हमेशा, साइन थीटा की साइन थीटा में करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये जो माइनस है पहले से ही इनबिल्ट था, और बीच में जो माइनस है वो आता ही है जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, तो अब cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गई ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी। आंसर कितना आ गया, 1। तो बड़ा ही सिंपल था, एग्जाम में 1 नंबर का भी नहीं आएगा, इतना आसान है। ठीक है, अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाओ, मतलब अभी देख ही रहे हो, खुद से नहीं करना चाहते। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में कर दी, और फिर इन दोनों कर दो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों में करो, एक्स क्यूब, इसकी यहाँ पे करो एक्स स्क्वायर, इसकी यहाँ पे करो x, 1 की इन तीनों में करो,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी है। इन दोनों की करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब और ये कट गया, ये भी कट गया, तो प्लस 1 बचा, और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 और 1 कितना आ गया 2। तो इस तरह से दोनों जो थे सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, उनको हमने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ज़रूर कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही बढ़िया समझ में आता है तो कमेंट्स में भी लिख दिया करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन 3 में जो मैट्रिक्स है वो सेकंड ऑर्डर का है, जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उसका डिटर्मिनेंट आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन 4 में बड़ा मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, और उसका डिटर्मिनेंट निकालने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं फोर्थ वाला करके दिखाता हूँ तुम्हें, थर्ड वाला तुम खुद करना, मैंने लिख भी रखा है वहाँ पे डू योर सेल्फ, ठीक है। तो फोर्थ वाले को ज़रा ध्यान से समझना। क्या करना है, मैट्रिक्स ए दे रखा है और ये प्रूव करना है कि ये पूरा इसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखना सब चीज़ों का, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझना कि तुम्हें सब कुछ आता है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है 3a, तो 3a निकाल लेता हूँ पहले। 3a मैट्रिक्स चैप्टर में हमने पढ़ाई था कि 3a 2a ये सब कैसे निकलते हैं। तो 3 लिखेंगे और फिर पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 3 है इसकी हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। तो 3 की हमने सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दी, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 ये निकल चुका है। अब हम क्या निकालते हैं, LHS लेकर क्या निकालते हैं, 3a का डैट निकालते हैं, मतलब 3a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो 3a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो 3a था, 3a है ना, इसके दोनों तरफ के जो ब्रैकेट हैं वो बदल कर डिटर्मिनेंट के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं एक्सपेंड। तो मैंने अभी तुम्हें एक्सपेंड करने के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड करोगे अलोंग तो आंसर सेम आएगा, और कोशिश करना कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आए उसके अलोंग एक्सपेंड करना। तो तुम जब करोगे इस सवाल को तो तुम C1 के अलोंग एक्सपेंड करना, क्योंकि 2 जीरो इसमें दिख रही है, ठीक है। मैं अभी इसको R3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें 2 जीरो दिख रही हैं। तुम में से कुछ लोगों को इधर भी 2 जीरो दिख रही होंगी C2 में, तो वो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। तो मैं भी किसके अलोंग एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, R3 के। यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सपेंडिंग अलोंग R3, ठीक है। अगर आपको सही से विजिबल नहीं हो पाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो भी मुझे कमेंट्स में लिख दिया कर, ताकि मैं अगली बार और ज़्यादा रोशनी बढ़ाकर उसको वीडियो को अच्छा बना सकूँ। तो R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 है, ठीक है, 0 के साथ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा भी 0 है। अब 0 के आगे चाहे तुम प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आता है 12, ठीक है। 12 के आगे क्या लगाना है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो 12 को देखते हैं वो इवन पड़ेगा या ऑड पड़ेगा। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि 3 + 3 यानी कि कितना आ गया 6। 6 क्या है, इवन नंबर, इवन है तो 12 के आगे क्या लगेगा प्लस, और अगर ऑड आता तो 12 के आगे क्या लगता माइनस, ठीक है। अब 12 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद मिलेगा 3 0 0 और 3, ठीक है। उसके बाद 12 ऐसे 3 के 3 में करेंगे 9 आएगा, 0 के 0 में करेंगे 0 आएगा, और 12 9 जा कितने होते हैं
108। बहुतों को 12 का टेबल ही नहीं याद होगा, बहुतों को तो 11 तक याद होता है ना बस। तो 12 9 जा 108, ठीक है, समझ में आ गया। तो किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी हमें जो सवाल दिया गया था, हमने उसका LHS सॉल्व किया है, डेट 3A निकाल लिया। उसके लिए पहले हमने मैट्रिक्स A से 3A निकाला, 3A निकलने के बाद 3A का डेट निकाला, ऐसे करके आया, ठीक है। और आप ये तो समझ ही गए होंगे ना कि ज़ीरो के साथ वाले मैंने क्यों नहीं लिखे, उन्हें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाद में वो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका RHS अगले पेज पर। तो मैंने उस मैट्रिक्स को अगले पेज पर लिख दिया है। LHS हम पहले से निकाल चुके हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, RHS। तो देखो LHS में तो 3A निकाला था पहले, लेकिन इसमें पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा पहले, क्या, डेट A, और फिर उसमें 27 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, अगर हम 3 इंटू डेट A लिखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, और 3A का डेट लिखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। इसमें क्या होगा कि पहले 3A निकालना पड़ेगा, फिर उसका डेट निकालना पड़ेगा, जो अभी अभी हम करके आए हैं। और इसमें क्या करना पड़ता है, पहले A का डेट निकालते हैं, मतलब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, निकालने के बाद उसमें 3 की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, दोनों चीज़ें अलग है, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अभी हमें 27 इंटू डेट A निकालना है, तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेट A फाइंड करना पड़ेगा। यूट्यूब की जो पढ़ाई है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपके सामने डाउट पूछने की जो वो होती है, मतलब डाउट पूछने का कोई रास्ता होता नहीं है कि एट अ टाइम आप डाउट पूछ सकें। तो अपने डाउट आप नोट कर लिया करें, मुझे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, भेजते भी हैं मुझे काफ़ी बच्चे। तो RHS पे आ जाओ ज़रा। RHS के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेट A, ठीक है। तो डेट A निकालने के लिए हमारा जो मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2, ध्यान से देखते रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये रहा, ठीक है। अब हम इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करें, किसी के भी कर लो, C1 के अलोंग कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। तो C1 के जब अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 लिखेंगे, और 1 के साथ वाली रो और कॉलम को एलिमिनेट करके मिलेगा 1 2 0 4, 1 2 0 और 4, ठीक है। उसके बाद 0 आएगा, 0 का आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर 0 आया, उसके आगे भी प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनके साथ वाले मैंने डिटर्मिनेंट क्यों नहीं लिखे, समझ गए ना, उन्हें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 0 ही बन जाएंगे। और तुम्हारा मन कर रहा हो लिखने का तो लिख लेना। अब मैं इस 1 को हटा देता हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में। 4 की 1 में करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 के 0 में करेंगे 0 आएगा, तो फाइनली कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। डेट A निकल गया, लेकिन हमें पूरा जो निकालना है 27 इंटू डेट A, तो ऐसे लिखेंगे नाउ 27 इंटू डेट A, तो 27, डेट A की वैल्यू कितनी आई है, 4, ठीक है। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28 का 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, LHS, और हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझ लेते हैं। इसी तरह से तुम्हें ना थर्ड वाला करना है, जैसे मैंने इसको किया है फोर्थ को। तो फोर्थ वाले में मैट्रिक्स A दिया गया था, और 3A का जो डेट है, डेट ऑफ 3A को 27 इंटू डेट A के इक्वल प्रूव करना था। तो हमने LHS लिया और उसमें देखा कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3A निकालना पड़ेगा। तो A ये था, 3A निकाला, उससे ऐसे करके आ गया। फिर 3A का डेट निकालना था, तो ऐसे कर दिया, और फिर R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। R3 के अलोंग ही क्यों किया, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा ज़ीरो दिखाई दे रहे थे, जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो दिखती हैं उसके अलोंग एक्सपेंड करना आसान रहता है। तो आंसर क्या आया, 108। फिर हमने इसका क्या लिया, RHS, ठीक है। तो RHS है 27 इंटू डेट है, मैंने आपको मतलब समझा ही दिया है कि 27 इंटू डेट एक अलग चीज़ होगी, और डेट ऑफ 27A वो अलग चीज़ होगी। इसके लिए पहले 27A निकालोगे, फिर उसका डेट निकालोगे,
इधर पहले डेट ऑफ ए निकालोगे, फिर उसमें 27 की मल्टीप्लाई करोगे, जैसा हमने अभी किया है। तो इसको निकालने के लिए पहले डेट ऑफ ए निकाला, ए दे रखा था, उसका डेट निकाल दिया, डेट फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद C1 के अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा जीरो थी वहाँ पे, कितना आ गया 4 आ गया। अब 27 इंटू डेट ए लिखा, डेट ए की वैल्यू रखी, और इस तरह से आंसर आ गया 108। LHS RHS दोनों के आगे इक्वल आ गए। इस सवाल को करने के बाद हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी मिलता है। मान लो कि कभी एक नंबर का सवाल आ जाए और उसमें कुछ भी वैल्यू ना दे रखी हो, तब हम कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। तो मैंने अब इस सवाल के नीचे जो इससे हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हासिल हुआ है उसको लिख दिया है यहाँ पर, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना, क्योंकि एक नंबर का सवाल बहुत बार आ चुका है इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड। इन जनरल इफ़ ए इज इक्वल टू के बी, अगर ए के बी के इक्वल होता है, ए और बी जहाँ पर क्या है स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर क्या है n, तो डेट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, k की पावर n इंटू बी के, ठीक है। और n की वैल्यूज हो सकती है 1, 2 और 3। तो ऐसे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं ये क्या है। तो इसको समझने के लिए जो सवाल हम अभी अभी करके आए ना उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो उस सवाल का जो LHS था, LHS वो ये था कि डेट ऑफ 3a ऐसे करके था, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे कैसे अपने सवाल में अप्लाई कर सकते हैं वो आपको समझना है। तो हमारे इस नोट के हिसाब से अगर a इज इक्वल टू के बी है, तो हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ए को क्या लिख देंगे k की पावर n, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा उसकी उतनी पावर ला देंगे जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ज़रा देखिए, तो डेट ऑफ ए क्या लिखेंगे हम, k की पावर, अब हमारे सवाल में k क्या है 3, और n का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, और ऑर्डर कितना है हमारे मैट्रिक्स का, अभी जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें ऑर्डर कितना था 3 था, तो 3 लगा दिया। और डेट ऑफ बी, डेट ऑफ बी, अब हमारे सवाल में b क्या है, हमारे सवाल में b है, उसको लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर 3 क्या होगा 27 डेट ए, और ये था हमारे सवाल का RHS। अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। सवाल ये था हमारा, ये देखो कि डेट ऑफ 3a क्या होगा 27 इंटू डेट ए होगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इसको समझा दिया, लेकिन एक और जो हमारा सवाल है उसको लेकर इसको और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये मैंने अपना जो सवाल था दूसरा उसको लिख दिया है यहाँ पर, सवाल में ऐसे हमें प्रूव करना था। तो अभी हम इसका LHS लेते हैं। तो हमारे नोट के हिसाब से a अगर के बी है तो ये k हो गया, और ये क्या हो गया b हो गया, ठीक है। तो डेट ऑफ a क्या होगा, मतलब इस ये पूरा a मान लो, इसका जो डेट है वो क्या होगा, तो 2a का जो डेट है वो क्या होगा k की पावर n, k क्या है 2, अब 2 की पावर n लगाना है, n का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये जो हमारा सवाल था ना क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो ऑर्डर था मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर इसमें 2 था, ये देखो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और ये प्रूव करना था। तो k की पावर कितनी लगेगी 2, n का मतलब होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, इंटू b, अब b क्या है a है, अब 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू ए, तो जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो कई बार ये एग्ज़ाम में एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, और एक नंबर के सवाल में भी आ जाता है। तो ये रिज़ल्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रिज़ल्ट हमें मिला है इन दोनों सवालों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और एक नंबर का सवाल भी आपके हाथ से नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें 4 मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं ऑर्डर 3 के, और इन सब के हमें क्या निकालने हैं डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो वैसे तो अब आप सीख गए हैं अच्छी तरह से, और आप आसानी से इनके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनमें से एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। सबके मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है तो वो आंसर अपने यहाँ से मिला सकते हैं। तो अभी मैं कौन सा करके दिखाऊँ तुम्हें, कोई सा भी दिखा देता हूँ, जैसे कि 4th वाला कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है, एग्ज़ाम में तो सवाल तुम ही करोगे, मैं तो करूँगा नहीं। 4th वाला ये है, ठीक है।
तो वैसे तो हम किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो के अलोंग, किसी भी कॉलम के अलोंग, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है जिसमें ज़्यादा जीरो हों उसके अलोंग एक्सपेंड करें। तो अभी हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें एक जीरो है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसके भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं ये जो आखिरी वाला कॉलम है ना C3, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, ठीक है। तो C3 का जो पहला एलिमेंट है वो है -2। अभी देख लेंगे इसके आगे क्या साइन लगने वाला है। रो और कॉलम को एलिमिनेट करके 0 2 3 और -5 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है -1, ठीक है। -1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट किया, मिलेगा क्या, 2 -1 3 और -5, ठीक है। इसके बाद 0, तो 0 के साथ वाला कुछ लिखो चाहे मत लिखो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। तो 2 - 1 0 2, 2 - 1 0 2। अब इनके आगे साइन देखते हैं क्या लगे हैं। -2 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो 1 + 3 4 आ गया, 4 यानी कि इवन नंबर, यानी कि प्लस ही लगेगा इसके बाहर, ठीक है। लगाओ चाहे मत लगाओ। इसके बाहर क्या लगेगा, ये है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, 2 + 3 5 आ गया, यानी कि ऑड, माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है। 2 आ गया, 5 के 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, -3 2 = 6, माइनस प्लस, 2 5 = 10, माइनस का 3 1 = 3, माइनस का, लेकिन बीच में जो माइनस लगता है उसकी वजह से फाइनली प्लस आ जाएगा और ये हिस्सा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 6 = 12, माइनस का, -10 में 3 गया तो क्या बचा, -7, तो -12 - 7, तो ये हो गया आपका कितना, -19, ठीक है। तो ये मैंने करा कौन सा, फोर्थ वाला, और फोर्थ वाले का आंसर मैंने 5 लिख रखा है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो काफ़ी जांच पड़ताल के बाद मुझे इसकी जो गलती है वो पता चल गई है, और तुम्हें शायद पहले से ही पता होगी वो गलती क्या है, ठीक है। और बता तुम सकते नहीं हो क्योंकि अभी तो डायरेक्ट तो कुछ चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर गलती थी, प्लस माइनस क्या आना था, यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है। तो 6 2 = 12, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, और 12 में 7 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर जो है मैच कर जाएगा, ये रहा। तो इस तरह की गलतियाँ हो गई हैं। मेरे से गलती हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमसे गलती हो गई तो तुम्हारे जो है ना एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे। इसीलिए बहुत ही ध्यान से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने थर्ड ऑर्डर का ये जो डिटर्मिनेंट था इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। बाकी बचे हुए 3 पार्ट जो हैं वो आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने। थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अभी पीछे हमने 4 सवाल इस तरह के देखे थे, और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको अच्छी तरह सिखा चुका। तो अब इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, अगर नहीं हो पाता है तो मुझे इसके कमेंट्स में लिखिएगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ताकि मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज सकूँ, ठीक है। सवाल नंबर 7 और 8 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो 7वें के जो दोनों पार्ट हैं वो तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं, 8वां करने जा रहा हूँ। और बहुत ध्यान से समझना, तुम में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो हमें आता है, मैट्रिक्स में सीख तो रखा है, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो चीज़ मैट्रिक्स में कर रहे थे काम, वो डिटर्मिनेंट में नहीं लगने वाली। तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 8 को। 7 और 8 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जैसे मैं 8वां करूँगा बिल्कुल वैसे ही 7वां करना। ध्यान से देखना कि क्या गलती कर सकते हो तुम। तो तुम में से जिन बच्चों ने मैट्रिक्स पढ़ रखा है पहले, वो क्या गलती करेंगे कि वो x = 6 लिख देंगे, x = 6, क्योंकि मैट्रिक्स में ये समझाया गया था कि जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो बहुत से बच्चे ये गलती कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करना। देखो, पहचान तो लोगे ही ना, डिटर्मिनेंट के साइन ऐसे होते हैं, मैट्रिक्स में इस तरह से ब्रैकेट लगाया जाता है, और सवाल में लिख के भी दिया जाएगा कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो डिटर्मिनेंट के केस में हमें ऐसा नहीं करना, तो क्या करना है फिर, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देख लो। x की मल्टीप्लाई x में करोगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और 18 के 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 36, और बीच में क्या लगेगा माइनस। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाओ। 6 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे 36, और 18 की 2 में करोगे 36, और बीच में क्या लगेगा माइनस। तो ये दोनों सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट थे, जिनको सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये वाली फिर ये वाली, पहले यही वाली होगी, पहले ये नहीं हो सकती। ठीक है, पहले ऐसे फिर ऐसे, इधर भी पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इधर आ जाओ जरा, 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 36, साथ में लगेगा प्लस और माइनस। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 का अंडर रूट क्या होता है 6। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैट्रिक्स के हिसाब से चलते तो हमारा आंसर क्या होता 6 होता, तो वो भी इन्होंने दे रखा है, बड़े चालाक होते हैं ये। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में कुल सवाल जो थे वो सिर्फ 8 थे, तो 8 के 8 सवाल जो हैं हमारे पूरे हो चुके हैं। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल थी, लेकिन यही है कि किसी भी एक्सरसाइज को समझने से पहले उससे पहले की जो बेसिक चीज़ें दी गई होती हैं उनको समझना ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो किसी भी मैट्रिक्स को दिया जाता है, वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। उसके बाद हमने ये भी देखा, ये भी समझा कि केवल स्क्वायर जो मैट्रिक्स होते हैं उनका ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। ठीक है, और हमने फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। उसमें तो सीखने को कुछ है ही नहीं, जैसे मान लो कि ऐसे दे रखा है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो उसमें तो कुछ नहीं था सीखने के लिए। सेकंड ऑर्डर के ये हमने कहीं कर ही लिए हैं, और सबसे ज़रूरी होता है थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। तो वो कैसे निकाला जाता है वो भी हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करना। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रेडियो जो है ना ध्यान से सुना करो, मैं इसको रेडियो ही कहूँगा क्योंकि जिसमें हमें आदमी की शक्ल नहीं दिखाई देती उसको रेडियो ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जल्दी ही आपको, मतलब या तो कल या फिर परसों आपको दूसरी जो वीडियो है वो भी मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की, ताकि हम समय पर अपना जो सिलेबस है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि दिसंबर के एंड तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में। किसी भी वीडियो को ढूंढने के लिए जो लिंक दिए रखते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं दिए रखता हूँ, तो उससे आप आसानी से किसी भी वीडियो को ढूंढ सकते हैं। अभी तक हमने चैप्टर 3 पूरा किया है और अब 4 कर रहे हैं। ठीक है, 4 के बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, सेकंड के बाद 5 करेंगे। इस तरीके से हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।